हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में। लेकिन इसको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम फैटी एसिड का कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके दो एंड होते हैं। कौन कौन से दो एंड होते हैं? तो एक हमारा होता है मिथाइल ग्रुप एंड और दूसरा हमारा होता है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एंड होता है। हमारा दो एंड होता है, हमारा एक मिथाइल होता है, एक कार्बोक्सिलिक एंड रहता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एंड है, जो ये वाला एंड है, कार्बोक्सिलिक एंड जो हमारा है, इसके बाद वाले कार्बन जो है, इसके बाद वाला जो कार्बन है, ये कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और ये कार्बन, दूसरा कार्बन जो है, इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। सो ऑन ऐसे चलते जाता है। अब देखिए, ये फैटी एसिड का ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है, हमें इसी बॉन्ड को तोड़ना है। तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा? अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये कार्बन मिलेगा और ये कार्बन मिलेगा। तो हमें टोटल कितने कार्बन मिलेंगे? 2 कार्बन। यही तो हमारा मकसद है। क्या हमारा मकसद है? जो हमारा फैटी एसिड्स है, इसमें हम क्या करते हैं? फैटी एसिड्स को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करते हैं। और एसिटाइल CoA कितने कार्बन का है? 2 कार्बन कंपाउंड है और CoA इसके साथ जुड़ा रहता है। तो यही हमारा मकसद है। और एसिटाइल CoA के बनाने के टाइम में, उस टाइम में हम कुछ एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं और कुछ एनर्जी हम जनरेट भी करते हैं। फिर एसिटाइल CoA जो हमारा है, ये एसिटाइल CoA हमारा कहाँ जाता है? हमारा जाता है क्रेब्स साइकिल में। अगर आपने ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि ये वीडियो मौजूद है वहाँ पर। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस या जो हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है क्या होता है। पर ये फैटी एसिड हमारे पास आया कैसे? फैटी एसिड्स कैसे आया? देखिए, जो हमारा बॉडी है उसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारा फैट हमारा स्टोर रहता है। और ये कहाँ स्टोर रहता है? एडिपोज टिश्यू। जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वहाँ पर ये हमारा स्टोर रहता है। जो मसल्स हो गए, हमारा फैट जहाँ भी स्टोर होता है, स्टमक में होता है, एडिपोज टिश्यू में हमारा ट्राइग्लिसराइड हमारा स्टोर रहता है। अब क्या होता है, जब हम फास्टिंग के पीरियड में होते हैं, जब हम कभी खाना नहीं खाते हैं और हम भूखे रहते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाती है। एपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाती है और ये बढ़ने के साथ क्या करते हैं? लिपोलाइसिस करवाते हैं। लिपोलाइसिस का क्या मतलब हुआ भैया? लिपोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? लिपो मतलब लिपिड और लाइसिस मतलब टूटना। लिपिड क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को यहीं से हमारा एडिपोज टिश्यू में क्या किया जाता है? जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है उसको क्या किया जाता है? ट्राइग्लिसराइड को हमारा फैटी एसिड में, ये भी मैंने पूरा का पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये पूरा पढ़ाया है मैंने। ये मैं विस्तार रूप से भी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया है। तो आप अगर देखना चाहो तो आप जा करके देख सकते हो। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस हमारा फैटी एसिड्स हमें मिल गया। फैटी एसिड्स को हम क्या करते हैं? ब्लड के माध्यम से, ये हमारा ब्लड वेसल्स है ना, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, तो ये फैटी एसिड्स हमारा ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारा डिफरेंट टिश्यूज जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, जैसे कि हमारा लीवर सेल्स हो गया, हेपेटोसाइट्स, वहाँ पर फैटी एसिड्स पहुँच जाते हैं, ऐसी तरह से पहुँच जाते हैं। और ऐसे सेल्स जैसे कि हमारा रेड ब्लड सेल हो गया, रेड ब्लड सेल RBC, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो हमारा फैटी एसिड जो है, इस जो सेल है ये हमारा, ये यूटिलाइज नहीं कर पाता फैटी एसिड्स को एज अ एनर्जी। जो हमारा ब्रेन सेल है वो भी फैटी एसिड्स को, न्यूरॉन्स जो है हमारा, ये क्या करता है? फैटी एसिड्स को हमारा एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं करता। फिर ये ग्लिसरॉल क्या करता है? ग्लिसरॉल एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। और दूसरा कहाँ जाता है? दूसरा ये हमारा क्या करता है? फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। फैटी एसिड सिंथेसिस कर सकता है। 2 काम इसने भी कर दिया भैया। चलो, अब हमारे पास फैटी एसिड्स कहाँ से आया हम ये भी समझ गए, और हमें क्या करना है इस फैटी एसिड्स के साथ ये भी हम समझ गए। ठीक है, नोमेनक्लेचर भी हम समझ गए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग और स्टारवेशन, लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, लो इंसुलिन लेवल इन ब्लड, वेयर एज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन क्या करता है? स्टिमुलेट्स द एंजाइम टू डू लिपोलाइसिस एंड फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। वी गेट फ्री फैटी फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स, वी गेट फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फ्री फैटी एसिड्स हमें ग्लिसरॉल मिलता है। फैटी एसिड देन इज ट्रांसफर टू द वेरियस टिश्यू विच हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। हियर वी लेट सपोज
सपोज दैट सेल इज हेपेटोसाइट्स, मतलब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि फैटी एसिड उस सेल में गया जिसका नाम है हेपेटोसाइट, जो लीवर के सेल्स है। तो अगर ये मान के चलिए, ये हमारा क्या है, अगर हम इसको मान के चले सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा हेपेटोसाइट्स का, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हो, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्पेशली दिखाया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमें पूरा का पूरा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो फैटी एसिड है वो अभी कहाँ चला गया है, हमारा चला गया है हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर के सेल के अंदर। अब देखिए जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको जाना पड़ेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों जाना पड़ेगा, हम साइटोसोल में क्यों नहीं कर सकते, साइटोप्लाज्म में हम क्यों नहीं कर सकते इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि फैटी एसिड्स के लिए का ऑक्सीडेशन के लिए जो भी एंजाइम जरूरत होता है हमें, जो भी एंजाइम एसेंशियल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये बीच में जो स्पेस है ना, ये स्पेस, इसी को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के दो लेयर होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल लेयर और दूसरा कौन सा होता है, ये इंटरनल लेयर। तो जो एक्सटर्नल लेयर होता है ना वो थोड़ा सा परमिएबल होता है, मतलब वहाँ पर कुछ भी सब्सटेंस थोड़े बहुत चैनल के माध्यम से या जो लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं वो जा आ सकते हैं। पर ये जो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये वाला मेम्ब्रेन अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, कहने का मतलब परमिएबिलिटी इसमें कम होती है, तो कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर नहीं जा सकता। तो फिर ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखिए फैटी एसिड्स को सबसे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, उसमें हमें उसके माध्यम से पहले हमारे इस बीच में जो माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस जो है, ये जो मेम्ब्रेनस स्पेस है इसके अंदर हमें पहले लाना है। तो फ्री फैटी एसिड्स डायरेक्ट हमारा जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, वो हमारा सीधा इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस में नहीं आ सकता। जो ये दो मेम्ब्रेन है इसके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। तो इसके जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो सीधे नहीं आ सकते, बट जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जैसे कि मिल्क में पाया जाता है वो सीधे हमारा कहाँ चला जाता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स वी नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, और फैटी एसिड डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाता। तो इसीलिए फैटी एसिड्स को हम क्या करते हैं, ये FFA जो है फ्री फैटी एसिड्स, इसको एसाइल CoA में हम कन्वर्ट करते हैं। अब भैया हम इसको एसाइल CoA में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हमारे पास फैटी एसिड्स है, अब कुछ एंजाइम हमारे साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, और उस एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज। एक और एंजाइम है जिसका नाम है हमारा पायरोफॉस्फेटेज, दो एंजाइम है जो कि हमारा फ्री फैटी एसिड्स जो हमारे पास है उसको एसाइल CoA में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स जो लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड्स है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें इसको एसाइल CoA में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। और इस दौरान क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म उसमें ATP भी होता है हमारे पास। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हम पैसे के रूप में रुपया का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सेल एनर्जी के रूप में ATP को यूटिलाइज करता है। अब ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं, एडेनोसिन के साथ साथ 3 फॉस्फेट होते हैं। तो इसी फॉस्फेट के एनर्जी से को यूटिलाइज करके हमारा क्या करता है, ये हमारा फ्री फैटी एसिड्स को एसाइल CoA में कन्वर्ट करता है, और बाद में हमें क्या मिलता है, AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट मिलता है, और प्लस फ्री पायरोफॉस्फेट मिलता है, ठीक है। इसी की एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारा फ्री फैटी एसिड्स को एसाइल CoA में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक ATP को हमने यूटिलाइज किया, हमने जो एक ATP है उसको यूटिलाइज किया। अब जो एसाइल CoA है ये तो हमारा सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर है, अभी तो हमारा कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्म में है। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना है, क्योंकि वहीं पर हमारा इसका जो है सारा का सारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो एसाइल CoA को
हमें इसके अंदर आना। अब ये एसाइल को आसानी से इसके अंदर आ जाएगा, एसाइल को ए हमारा आसानी से अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। अब एसाइल को ए हमारा अंदर कहाँ आया, तो इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस में, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में आया। पर एसाइल को ए एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करके आया, पर इंटरनल मेम्ब्रेन जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो सिस्टम क्या करता है हमारा, ये एसाइल को ए को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और एसाइल को ए को कैसे हेल्प करता है, तो कार्निटिन सिस्टम बोलते हैं इसको। कार्निटिन सिस्टम होता है जो क्या करता है, एसाइल को ए को हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी जाने के पहुंचा देता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये जो सिस्टम है, इसके दो एंजाइम्स होते हैं। एक का नाम है कैट1 एंजाइम और एक का कैट2 एंजाइम, ठीक है। तो कैट1 एंजाइम के पास दो हाथ होते हैं, इसके पास हमारा दो हाथ होता है। एक हाथ से ये क्या करता है, एसाइल को ए, जो हमारा एसाइल को है, इसका को ए को अपने हाथ में ले लेगा और दूसरे हाथ में क्या करता है, ये कार्निटिन, एक कार्निटिन मॉलिक्यूल होता है, कार्निटिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसको क्या करता है, एक हाथ, दूसरे हाथ में इसकी कार्निटिन और दूसरे हाथ में क्या है, को ए है। तो को ए कहाँ से आया, इसने को ए, एसाइल को ए से को ए ले लिया और कार्निटिन जो दूसरे हाथ में था वो कार्निटिन इसको एसाइल में जोड़ दिया। अब क्या बन गया, ये हमारा एसाइल कार्निटिन हो गया। अब ये एसाइल कार्निटिन जो हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, जहाँ प्रोटीन चैनल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, और कार्निटिन सिस्टम, वही कार्निटिन सिस्टम एक प्रोटीन चैनल है। कार्निटिन सिस्टम के दो एंजाइम है, एक तो कैट1 और कैट2। तो कैट1 क्या करता है, को ए को हटाता है एसाइल से और कार्निटिन को ऐड करता है एसाइल में, तो एसाइल कार्निटिन बन गया। अब इस माध्यम से हमारा क्या हो गया, प्रोटीन के माध्यम से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ गया, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस से इंटरनल मेम्ब्रेन के पास आ गया, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर आ गया। अब फाइनली हमारा फैटी एसिड्स कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जहाँ का सारा एंजाइम्स मौजूद है। पर ये अभी फैटी एसिड्स तो नहीं आया नहीं, एसाइल कार्निटिन है। तो यहीं पर हमारा क्या होता है, दूसरा एंजाइम मौजूद रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैट2। अब ये कैट2 क्या करता है, इसके भी दो हाथ होते हैं। एक हाथ में क्या करेगा ये, एक हाथ में ये क्या कर रहा है, कार्निटिन जो यहाँ पर है, कार्निटिन को एक हाथ में वापस ले लिया एसाइल से, और दूसरा हाथ में को ए होता है इसका, ये को ए इसको ऐड कर देता है। एक हाथ से क्या कर लिया, कार्निटिन को छीन लिया एसाइल से, और दूसरे हाथ से को ए को जोड़ दिया एसाइल में, ठीक है। अब ये कार्निटिन तो ले लिया, अब ये कार्निटिन क्या करेगा, वापस से इस कार्निटिन को क्या करेगा, ये कैट2 एंजाइम जो है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देगा। अब क्यों भेजेगा, या दोबारा से यूटिलाइज होगा इसका, इसीलिए इसको भेज देगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे एसाइल को ए में अब हमारे पास तो फिर से मॉलिक्यूल क्या आ गया, एसाइल को ए आ गया। कैसे आ गया भैया एसाइल को ए, तो हमने क्या किया था, एसाइल कार्निटिन से कार्निटिन को हटा दिया और को ए को जोड़ दिया। किसने जोड़ा, कैट2 एंजाइम ने। अब हमारे पास एसाइल को ए आ गया। अब इसी एसाइल को ए से हम क्या करेंगे, एसिटाइल को ए बनाएंगे और इसके दौरान एनर्जी मिलेगा, कुछ हमें एटीपी मिलेगा। अब एसिटाइल को फिर क्या जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा। इतना आप समझ गए।